Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, आप बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम अपनी सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं और सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का हम करीब 3/4 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये हमारा लास्ट जो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम शॉर्ट में VSEPR सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इस टॉपिक में आपने काफ़ी कुछ जो पहले पढ़ा हुआ है, आज उसका रिवीजन भी होगा और उसमें कुछ नई चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में ऐड की हैं उससे भी आप जानकारी ले पाएंगे। VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अर्थात संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है, किसने प्रतिपादित किया, क्या इसकी मुख्य परिकल्पनाएं हैं और इसके द्वारा हम कौन कौन से ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जिनकी स्ट्रक्चर को हम इससे समझा सकते हैं, ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट होगा। Now, this theory was proposed by Sidgwick and Powell in 1940 to predict the geometry of molecules. Gillespie and Nyholm modified this theory in 1957 and also proposed the name VSEPR. 1957 में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। गिलेस्पी और नाइहोम ने कुछ अकार्बनिक यौगिकों की स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि उनकी त्रिविम रसायन को स्पष्ट करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया, जिसका नाम उन्होंने VSEPR थ्योरी रखा। और इस सिद्धांत इस सिद्धांत का जो मुख्य कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किसी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल एटम के संयोजकता कोश वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन युग्मों की पारस्परिक अंतरक्रिया किस प्रकार होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, it is essential that the orbitals containing valence electron pairs of central atom of molecule must be directed in space that they lie far away from one another or the repulsion is minimum. इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि किसी भी अणु के अधिकतम स्थायित्व के लिए ये आवश्यक होगा कि वे कक्षक जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का युग्म उपस्थित है केंद्रीय परमाणु के, वो स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में इस प्रकार दिशा निर्देशित होने चाहिए कि वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हों ताकि उनके बीच रिपल्शन या प्रतिकर्षण मिनिमम अर्थात न्यूनतम हो। These molecules thus have minimum energy and maximum stability. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स की चूँकि ऊर्जा बहुत न्यूनतम होगी, इसलिए उनका स्थायित्व बहुत ज़्यादा होगा। अब किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। एक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में BP कहते हैं। यह वह इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध बनाता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु और उससे बंधित परमाणु के बीच साझे में रहता है। दूसरा होता है अबंधी यानी कि लोन पेयर या जिसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म LP कहते हैं। वो यह इलेक्ट्रॉन युग्म बंध नहीं बनाता, अतः यह केवल केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में ही रहता है और किसी अन्य परमाणु के साथ इसका साझा नहीं होता। कुछ अणुओं में केंद्रीय परमाणु इस इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा दूसरे परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट यानी कि उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अर्थात हम VSEPR को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में स्थित बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वयं को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच मिनिमम रिपल्शन यानी कि न्यूनतम प्रतिकर्षण हो और अणु का स्थायित्व अधिकतम हो यानी उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब हम
इस थ्योरी के कुछ मुख्य पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, कुछ मुख्य परिकल्पनाओं की बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 है if the central atom is surrounded by orbitals containing shared pair of electrons, that is bond pair, शॉर्ट में हम BP इसे बोलेंगे, then the shape of molecule is regular। अर्थात यदि किसी केंद्रीय परमाणु में केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही हों, एकाकी युग्म या लोन पेयर नहीं हो, तो उस अणु की ज्यामिति नियमित या अनडिस्टॉर्टेड होती है और वो उपस्थित बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा, व्हेन बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स बोथ आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल विल हैव इररेगुलर शेप। अर्थात यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात BP और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों हैं यानी लोन पेयर, तो आकृति नियमित ना होकर अनियमित या विकृत हो जाती है। बंधी युग्म की अपेक्षा, बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर हमेशा बड़ा होता है और त्रिविम में यानी कि स्पेस में अधिक स्थान घेरता है। तो बंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच साझेदारी करता है, जबकि लोन पेयर केवल केंद्रीय परमाणु के प्रभाव रहने तक अधिक फैला होता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स मोर स्ट्रांगली देन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और यही कारण है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर्स का अपने नज़दीकी इलेक्ट्रॉन पेयर पर बॉन्ड पेयर की तुलना में ज़्यादा होता है। और उसका जो हमने ये एक ऑर्डर, एक क्रम दिखाया है वो ये है कि लोन पेयर के बीच अधिकतम या मैक्सिमम रिपल्शन होता है। उसके बाद हम दूसरा जो उसमें कंसीडर करते हैं वो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होने वाला रिपल्शन, और वीकेस्ट रिपल्शन या सबसे कमज़ोर रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो है बॉन्ड पेयर के बीच। अब इस नियम को, इस VSEPR थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स का, कुछ अणुओं की ज्योमेट्री का या उनके बॉन्ड एंगल्स का उदाहरण लेकर इसको आसानी से समझ पाएंगे। हमने हाइब्रिडाइजेशन में CH4, NH3 और H2O तीनों के बारे में बात की है। तीनों ही में संकरण sp3 होता है, लेकिन तीनों ही में जो बंध कोण है वो अलग अलग है। आप जानते हैं CH4 में बंध कोण का मान 109 होता है, NH3 में इस बंध कोण का मान मात्र 107 रह जाता है और H2O में बंध कोण का मान 104 होता है। तो इसका कारण क्या है, इसे हम VSEPR के आधार पर समझ सकते हैं। There is no lone pair on C in CH4। CH4 में कार्बन पर कोई लोन पेयर या एकाकी युग्म नहीं है। There is one lone pair on N in अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन जो कि उसका केंद्रीय परमाणु है उस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। And there are two lone pairs present on central atom O in molecule H2O। और अगर हम H2O में देखें तो उसके केंद्रीय परमाणु यानी ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर या एकाकी युग्म उपस्थित हैं। ये हमने इन चित्रों में, ये जो हमने डायग्राम है इसमें हमने इन तीनों का कंपैरेटिव ये डायग्राम हमें शो करता है। CH4 सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, NH3 में एक लोन पेयर है और H2O में दो लोन पेयर है। अब हम इनकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। कार्बन की बात हम इसके साथ साथ करेंगे, जिसके पास तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन sp3 संकरण के द्वारा एक रेगुलर टेट्राहेड्रन ना बनाकर एक एंगुलर शेप में हमें मिलता है या पिरामिडल शेप हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि केवल सिग्मा बंध ही बॉन्ड स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं और यही कारण है कि sp3 संकरण होने के बाद भी NH3 की संरचना एक रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं होती बल्कि ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, जिसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु एक त्रिभुज के तीन कोणों पर स्थित होते हैं और नाइट्रोजन इस त्रिभुज के तल से थोड़ा ऊपर पिरामिड की शेप में हाइड्रोजन के साथ बंधित रहता है। sp3 संकरण में बंध कोण 109 डिग्री होना
होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण HNH बंध कोण कम होकर 107 रह जाता है, और ये हम इस चित्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार जब हम वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो इस संरचना में आप देख रहे हैं कि 2 सिग्मा बंध V के आकार में रहते हैं, और 2 एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण H2O की संरचना इस V के आकार की हो जाती है। अर्थात यहाँ 2 एकाकी यानी कि लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसमें स्ट्रॉन्ग लोन पेयर प्रतिकर्षण होता है, जिससे HOH का बंध कोण कम होकर 104 रह जाता है। तो इन दोनों के साथ साथ अब जब हम CH4 को देखते हैं, तो चूंकि वहाँ किसी तरह का कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है, वहाँ सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक नियमित चतुष्फलक की होती है और उसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। अब इन एग्जाम्पल से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि एक ही हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग बंध कोण क्यों और किस आधार पर समझाए जा सकते हैं। इसी की एक और पोस्टुलेट, एक और नियम की हम बात करेंगे, वो ये कि रिपल्शन एक्सर्टेड बाय द बॉन्ड पेयर डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज। यदि किसी बॉन्डेड एटम की यानी कि बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में बॉन्ड पेयर से लगने वाला रिपल्शन या प्रतिकर्षण घट जाता है। ये इस एग्जाम्पल में बॉन्ड एंगल से हम इसको समझ पा सकते हैं। इसी तरह से रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फिल्ड शेल्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इनकम्प्लीट शेल्स। यानी कि जिन परमाणुओं में भरे हुए कक्षक होते हैं, उनमें रिपल्शन उन कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होता है जहाँ इनकम्प्लीट शेल्स यानी कि अपूर्ण कक्षक उपस्थित होते हैं। ये आपको पोस्टुलेट्स याद ही करने पड़ेंगे। इन पोस्टुलेट्स के आधार पर हम बहुत सारी बातों को समझा सकते हैं। हम एक बार इसको वापस से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि केंद्रीय परमाणु में बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बंध कोण का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार पांचवा जो हमने बात किया था वो ये कि यदि अणुओं में बंधित परमाणु समान हो लेकिन केंद्रीय परमाणु भिन्न हो, तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण का मान भी बढ़ता जाता है। साथ ही इस नियम के अनुसार एकल बंध की तुलना में हम जब बात करें तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ बहुबंध होते हैं, वहाँ भी बंध कोण का मान ज़्यादा होता है। तो ये कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को समझा सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी VSEPR सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, हम 1 बाय 1 उनकी बात करेंगे। मुख्य रूप से हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे कि ये सिद्धांत पोलर मॉलिक्यूल्स की यानी कि ध्रुवीय अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, इस सिद्धांत के द्वारा कुछ संक्रमण धातु संकुल यानी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। तीसरी बात कि यह सिद्धांत इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व होते हैं उनके यौगिकों की व्याख्या भी नहीं कर सकता। एंड लास्टली, अगर ये सिद्धांत हम डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर को भी इस VSEPR थ्योरी के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। तो मुख्य रूप से VSEPR की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मेनली ये थ्योरी किसने प्रतिपादित की, ये आपको ध्यान रखना होगा। उस प्रतिपादन में अकॉर्डिंग टू दैट पोस्टुलेट क्या इसकी डेफिनेशन है, वो आप इसमें आप इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। इसके बाद इसकी क्या मुख्य परिकल्पनाएं या मुख्य नियम हैं, उन नियमों के आधार पर
किन किन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को या ज्यामिति को हम समझा सकते हैं वो हम इसमें पता करेंगे, और साथ ही इसके कुछ सीमाएं या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं उनके बारे में हम इसकी बात करेंगे। तो VSEPR के आधार पर हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।